हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे पुली के बारे में। जो मशीन्स में हमने लीवर पढ़ा था, उसके मैकेनिकल एडवांटेज क्या होते हैं, वीआर क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। और मशीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम्स में आते हैं 10th के आईसीएसई बोर्ड में, वो है एक पुली। और पुली को समझने के लिए हमें थोड़ा गांव में जाना होगा। मतलब अभी तो हम गांव में नहीं जाएंगे, लेकिन समझेंगे पुली है क्या और वो हमारा क्या मदद करता है और कैसे हमें वो हेल्प करता है अपने काम को आसान करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पुली क्या होता है? पुली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो आपका साइकिल का पहिया देखो, स्पोक मतलब जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ रिम जो होता है। अब रिम बीच में एक फिक्स्ड होता है, बीच में वो बॉल बेयरिंग के साथ एक्सेल के साथ फिक्स होता है और चक्का अपने आप घूमता है। वैसे ही अगर मैं एक बियरिंग ले लूं और यहां पे बीच में उसे फिक्स कर दूं तो, और यहां से एक क्या ले लूं, रोप ले लूं उसके आर पार से, तो हमारा जो ये अरेंजमेंट बन जाएगा, वो है पुली की पुली। अब पुली हमारे दो तरीके के मेन होते हैं जो हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो तरीके का पुली है। एक है सिंगल फिक्स्ड पुली और दूसरा है सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, एक है सिंगल फिक्स्ड पुली और दूसरा है सिंगल मूवेबल पुली। तो आज के सेशन में हम इन दोनों को बारीकी से समझेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, मतलब कल नहीं तो परसों जो आपको वीडियो मिलेगा, वो आपके लिए होगा उसका कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सिंगल फिक्स्ड पुली होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक पुली है और इसका जो सेंटर है इसको हमने फिक्स करवा दिया एक रिजिड बॉडी के साथ, मतलब सेंटर हमारा फिक्स्ड है, लेकिन जो चक्का है वो आराम से उस एक्सिस के चारों ओर घूम सकता है। अब अगर चक्का घूम सकता है तो हम इधर एक रस्सी डाल दिया उस पे, और रस्सी डाल के हमने यहां पे एक लोड टंगा दिया। ठीक है, अब अगर यहां पे ये लोड है तो ऊपर भी एक टेंशन गिर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। अब यहां पे भी एक टेंशन गिर रहा होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं और इस रस्सी को पकड़े हुए हूं, ठीक, इस रस्सी को पकड़ा हुआ हूं। अब मैं यहां पे जो टेंशन जो तार में लग रहा होगा ड्यू टू दिस लोड, वो होगा टी। अब मैं ऐसा क्या करूं, कितना फोर्स लगाऊं कि ये लोड या फिर ये पुली घूमे ना, मतलब बैलेंस्ड पुली। तो बच्चों हम कहां थे? हम थे सिंगल फिक्स्ड पुली में। अब सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है, मान लीजिए एक लोड मैंने यहां पे लगाया हुआ है जो कि मान लो 5 किलो का है, 5 केजी, तो इसका वेट हमारा नीचे की ओर गिरेगा और नीचे की ओर गिर रहा है तो ये लोड हमारा है। अब ये अगर इस तरफ लोड लगा रहा है तो इस तार पे या फिर इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लगाएगा जो कि होगा ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लगाएगा टेंशन वाला फोर्स। अब मान लीजिए इसको हमें बैलेंस रखना है, मतलब व्हील को घूमने नहीं दे रहा है, तो फॉर ए बैलेंस्ड पुली हमारा क्या होगा? फॉर ए बैलेंस्ड पुली यहां पे भी मुझे उतना एफर्ट लगाना होगा। मान लीजिए मैं एफर्ट लगा रहा हूं नीचे की ओर तो लगाऊंगा, नहीं तो ये मुझे ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा तो ये इसे बैलेंस करके रखेगा। तो फॉर ए बैलेंस पुली, और यहां पे भी वही टेंशन लगेगा, तो एफर्ट हमारा टेंशन के बराबर हो जाएगा यहां पे, और यहां पे लोड जो है वो भी टेंशन के बराबर हो जाएगा, L इज इक्वल टू टी। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पे एक इक्वेशन मिल के आता है L इक्वल टू E, ये मिल के आता है। अब अगर हम इस पुली का, अच्छा आप बोलोगे कि सर ये जो वायर है क्या उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा? तो फॉर ए आइडियल पुली हम यहां पे एक नोट लिख लेंगे। हम जो यहां पे पुली के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पुली के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। और जो दूसरा चीज है क्या है वो,
mass of the string is neglected, mass of string be neglected। ठीक है, ये हम आइडियल पुली की बात करें और आइडियल पुली में ये दो केसेस होते हैं। अब बात करते हैं, ये भी अगर एक मशीन है सॉरी बच्चों, अगर ये एक मशीन है तो हमारा इस मशीन का एक मैकेनिकल एडवांटेज होना चाहिए, होगा या नहीं होगा बच्चों? जरूर होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितने के बराबर होता है? एम में हमने पढ़ा है लोड पर एफर्ट। अब देखिए लोड और एफर्ट यहां पे इक्वल है, तो अगर मैं ई के जगह पे एल डाल दूं तो हमें ये मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल गया? 1। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज हमें 1 मिल गया। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे? वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि अगर वेलोसिटी रेशियो में क्या होता है, मैं जितना एफर्ट दूंगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, होना चाहिए इन केस। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीजें होती नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन भी आ जाता है, बहुत अलग अलग तरह का फोर्स भी आ जाता है। तो लेकिन हम अगर आइडियल केस की बात करें तो जितना मैं इधर डिस्प्लेसमेंट दूंगा, मतलब जितना मैं इसको खींचूंगा ये उतना ही ऊपर जाना चाहिए। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमारा? डी बाई डी एल, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। अब एज बिकॉज ये हमारा आइडियल केस है तो मैं इधर जितना खींचूंगा ये उतना ऊपर जाएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो d बाय डी, मान लीजिए इधर d का डिस्प्लेसमेंट हुआ और इधर अगर इधर नीचे d आया तो इधर ऊपर भी d ही जाएगा। तो d बाय डी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यहां पे हमें वेलोसिटी रेशियो भी मिल गया वी आर भी हमें 1 मिल गया। तो अगर हम इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जाएं, ईटा एफिशिएंसी हमारा कितने के बराबर होता है? हमारा एम ए बाई वी आर विच इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 100%। हम बोल सकते हैं ये किस कंडीशन में है? ये सिर्फ आइडियल पुली के लिए है, आइडियल पुली। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली ये हो सकता है, तो आंसर क्या है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकली में हमें फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जो रिंग है, जो पुली है, उसके चारों तरफ जो स्ट्रिंग गया हुआ है उसके और उन दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमने पकड़ा हुआ है उसका भी कुछ मास होगा, तो वो भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसी की वजह से प्रैक्टिकली हमारा जो प्रैक्टिकली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, प्रैक्टिकली एफिशिएंसी इज लेस देन 1 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब 100% नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर हमें ना ही जब हम पढ़े थे मैकेनिकल एडवांटेज में हमने पढ़ा था, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो वो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, और अगर लेस देन 1 होता है तो वो हमें गेन इन स्पीड देता है। लेकिन यहां पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज तो 1 के बराबर है, तो हमें हम जितना फोर्स दे रहे हैं उतना ही मिल रहा है। तो इस मशीन का फायदा क्या हो गया, वो भी तो दिमाग में आ रहा है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज में ना ही हमें इधर स्पीड मिल रहा है, ना ही हमें यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, मतलब गेन इन स्पीड भी नहीं हो रहा, और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। तो हम इस चीज का, इस पुली का यूज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम इस पुली का इस्तेमाल हमारा जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ एफर्ट जो है उसको बदलवाने में लगा रहे हैं। मान लीजिए मुझे आपको नीचे से कोई चीज को ऐसे उठाना हो तो आपको यहाँ पे बहुत फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मेरे पास पुली सिस्टम है और मैं उधर वो लोड रख दिया और उसी बांध के ऊपर उठा दिया तो यहाँ पे हमें कम फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो हमें ज्यादा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि
हम अर्थ के परपेंडिकुलर है और ग्रेविटी भी उसके साथ एक्ट कर रहा है तो वो भी ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे उठाएंगे तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं, तो यहां पे हमारा कंधे पे जर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पुली है वो हमारा क्या काम करता है, क्या मदद करता है, हेल्प्स इन चेंजिंग द पुली, हेल्प्स इन changing the direction of effort according to our convenience। अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से जो एफर्ट हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहें उस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। तो ये थी आपकी सिंगल फिक्स्ड पुली के रिलेटेड कुछ बातें। अभी चलते हैं जो दूसरा पुली था या जो दूसरा पुली के बारे में हमें पढ़ना है वो है सिंगल मूवेबल पुली। तो चलिए देखते हैं सिंगल मूवेबल पुली होता क्या है। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे सिंगल मूवेबल पुली के बारे में। अब ये सिंगल मूवेबल पुली ये क्या वाला है, देखिए वहां पे हमारा जो पुली का फिक्स पॉइंट था ना वो हमारा फिक्स था, लेकिन इधर हमारा जो एक तार में हम और उधर हमने क्या किया था, एक तार में लोड लगा दिया था और दूसरे तार में हम एफर्ट डाल रहे थे। यहां पे हमने एक तार को रिजिड बॉडी के साथ लगा दिया और बीच में एक पुली को टांग दिया और बीच में जो पुली को हमने टांगा उसी के सेंटर पे एक लोड लगा दिया और एक वायर हम इधर ऐसे पकड़े रहे। अब इसमें होता क्या है, ये जो लोड है आप जितना यहां से वायर को छोड़ते जाओगे या फिर स्ट्रिंग को छोड़ते जाओगे ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, तो लोड हमारा नीचे पहुंच गया। अब वहां पे सिंगल फिक्स पुली में मैंने जो एग्जांपल दिया था, मैंने कुआं का एग्जांपल दिया था, वहां से हम नीचे से ऊपर उठा रहे थे और इधर हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज अगर ऊपर है उसे हम नीचे उतार रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे लोड है वो नीचे आ रहा है। अब देखिए ये जो लोड है ये यहाँ पे दो दो टेंशन को बर्दाश्त कर रहा है, एक तो टेंशन ये, दूसरा टेंशन दो दो टेंशन को संभाल रहा है। ये जो लोड है ये इन दोनों टेंशन पे दोनों टेंशन से क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दो लोड दोनों टेंशन के बराबर हो रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, L इक्वल टू टी प्लस टी विच इज इक्वल टू 2T। मान लीजिए ये हम अपना जो इक्वेशन है ये 1 आ गया। अब जो दूसरा केस आता है, यहां पे जो एफर्ट है, हम यहां पे जो एफर्ट लगा रहे होंगे वो इस टेंशन के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो एफर्ट हमारा हो गया टेंशन के बराबर, ये मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम निकालते हैं इसका MA, मैकेनिकल एडवांटेज। अब अगर इसका हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जाएं, मैकेनिकल एडवांटेज का हमें फॉर्मूला पता है, लोड पर L/E, और L का वैल्यू किधर कितना है, इधर 2T बाय, और इधर कितना है T, E का वैल्यू, तो ये कितना मिल गया हमें 2, ये मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज। अब अगर हम VR निकालें, अब देखिए अगर मैं यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे छोड़ता हूं, ऐसे समझते हैं हम यहां से 10 मीटर नीचे छोड़ रहा हूं इस स्ट्रिंग को, नाप के 10 मीटर मैंने नीचे छोड़ा, तो अगर 10 मीटर नीचे छोड़ा तो ये चीज कितना नीचे आएगा, अंदाजा लगा के बताओ। ये चीज 5 मीटर नीचे आएगा। सर कैसे, आप तो 10 छोड़े, 5 मीटर कैसे नीचे आया। तो बच्चों यहां पे जो वायर है, मान लीजिए यहां पे मैंने 10 मीटर छोड़ दिया, तो इधर भी तो वो वायर बैलेंस होगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ना, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 भाग में अगर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे अगर मैंने 10 छोड़ा तो 1 5 इधर रहेगा और 5 इधर रहेगा, तो टोटल में तो हमने 10 छोड़ा। तो अगर 10 छोड़ा है, लेकिन ये जो लोड है वो कितना नीचे आएगा, वो 5 ही नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, VR विल बी DE बाय DL।
अब एफर्ट में डिस्टेंस गिवन बाय एफर्ट या डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय एफर्ट हमारा कितना है? अगर हम 2d मान लीजिए 2d डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब यहां पे d और यहां पे d कर रहे हैं, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? इधर का आधा इधर का आधा, तो 2d बाय, तो नीचे कितना आ रहा है? नीचे तो आधा ही आ रहा है ना, मतलब d ही आ रहा है, तो d, तो ये हमें कितना मिल गया? 2। अब अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी हमारा कितना होता है? ma बाय वी आर। अब ma हमारा कितना है? 2 और vr भी हमारा 2, तो ये भी हो गया हमारा 100% के बराबर एफिशिएंसी ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। अब क्या ये एफिशिएंसी हमेशा होता है? नहीं, यहां पे भी हम क्या नेग्लेक्ट करेंगे? यहां पे ये चीज, यहां पे जो बॉल बेयरिंग लगा होगा वो उसका फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करेंगे, इसका मास मतलब जो स्ट्रिंग का जो मास है उसे नेग्लेक्ट करेंगे, इनके बीच जो फ्रिक्शन हो रहा होगा उसे भी नेग्लेक्ट करेंगे, तब हमारा क्या होता है? वो एफिशिएंसी जो होता है वो घट जाता है। तो ये था आपका सिंगल मूवेबल पुली के रिलेटेड बातें। अब क्वेश्चन ये आती है कि सर ये चीज यूज कहां पे होता है? तो बच्चों जब बड़े बड़े समुद्र से बड़ा बड़ा सामान कार्गोज जब नीचे उतारा जाता है ना, उसे ऐसे पटका नहीं जाता, या फिर जो कार वार को जो बड़े से क्रेन से नीचे उतारा जाता है, तो वहां पे ये मूवेबल पुली का यूज होता है, जिसके मदद से हम बड़े बड़े लोड्स को नीचे उतार सकते हैं। तो होपफुली आपको पुली का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशंस की, और उसके बाद देखेंगे कुछ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम्स के लिए अपना फोकस अभी से बना के रखिए। थैंक यू।